हेलो, वेलकम टू आरएस गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा दिल्ली पुलिस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। कुछ क्लासें हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप उन सभी क्लासों पे फॉलो अप कर चुके होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, जिसे आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। आज हम उच्चतम न्यायालय के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद ही वीडियो का एंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय, अब हम सभी जानते हैं उच्चतम न्यायालय एक बहुत ही बड़ी एपेक्स बॉडी है हमारे देश के अंदर। यह कानून व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है और जिसका कहाँ पर है स्थित, दिल्ली में यह स्थित। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ प्रोविजन। तो हमने कहाँ से लिए है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। कहाँ से कुछ प्रोविजन हमने लिया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और मुख्यतः प्रोविजन कहाँ से लिया है, सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से हमने सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन लिया है। ठीक है, चलिए कुछ और डिस्कशन करते हैं। केस के महत्व को देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच का निर्माण कर सकती है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के केस आते हैं तो उनको उसके महत्व को देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच का निर्माण करती है और बेंच ही फिर डिसीजन सुनाती है। जैसे कि दो प्रकार की बेंच होती है, नंबर 1 डिवीजन बेंच और नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे का इशू है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्थापित होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जज बैठते हैं। ठीक है, और बहुमत से निर्णय आता है, 3/2 से निर्णय आता है। ठीक है, इसके साथ डिवीजन बेंच में 2 जज होते हैं। ओके, नाउ मूव टू अहेड। 1950 में, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी, 8। ठीक है, फिर 2008 में जजों की संख्या कितनी हो गई, 31। और अभी वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, 34। तो टोटल अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी जजेस वी हैव इन सुप्रीम कोर्ट, तो 34 जजेस वी हैव इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये 34 जजेस कैसे होंगे, 33 + 1, 33 तो होंगे अन्य न्यायाधीश और नंबर और एक होगा मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो क्या आएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कराते हैं। तथा कोलिजियम प्रणाली, ठीक है, इनका सिलेक्शन मेथड क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जिसका सिलेक्शन मेथड को क्या कहते हैं, कोलिजियम प्रणाली। कोलिजियम सिस्टम के तहत ही यह चुने जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट त्याग पत्र किसे देंगे, CJI त्याग पत्र किसे देंगे, तो वो देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, योग्यता, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होगी, तो उसको 5 साल हाई कोर्ट के अंदर जज होना चाहिए, कम से कम 5 साल या इससे ऊपर, या फिर 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में अधिवक्ता का कार्य किया हो। अधिवक्ता मतलब वकील। ठीक है, तो हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो या 5 वर्ष जज के पद पर रहा हो हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर एक हम देखते हैं कोलिजियम सिस्टम क्या होता है। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, CJI वाली 5 न्यायाधीश के पैनल राष्ट्रपति को सलाह देती है कि पर्टिकुलर बंदे को हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज स्थापित किया जाए। तो कितने जजों की पैनल होता है, 5 जजों का पैनल होता है कोलिजियम सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में अप्लाई होता है और ये पैनल राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, आगे चले। ओके, एक आता है, अगर नदी या जल विवाद संबंधी कोई मामला हो, नदी या जल विवाद संबंधी कोई मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है उस पर अपना जजमेंट देने का। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होता उस पर अपना जजमेंट देने का। ऐसे मामलों के लिए सरकार एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करती है। ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक सरकार एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करती है जिसके आदेश, यानी कि जो ट्रिब्यूनल के आदेश होते हैं, आदेश लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल के जजमेंट आता है या आदेश आता है उस पर सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही कर सकता है, परंतु डायरेक्टली किसी भी नदी या जल विवाद में अपना निर्णय नहीं सुना सकता। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्षेत्राधिकार की, यानी कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार कहाँ है, यानी कि किन किन मामलों पर वह अपना जजमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले आता है मौलिक क्षेत्राधिकार।
यानी कि उनके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या आता है, जो मौलिक क्षेत्राधिकार आते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट वह मुकदमे जिनकी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से आरंभ होती हो, ठीक है, ऐसे मुकदमे जिनको सुप्रीम कोर्ट में ही लागू किया जा सकता है, वे ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं ना किसी अदर कोर्ट में जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही लागू हो सकते हैं। ऐसे मुकदमे किस में आते हैं, मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार में। तो वे कैसे मामले होते हैं, जैसे सेंटर या स्टेट के बीच कोई विवाद हो गया हो, सेंटर और स्टेट के बीच किसी तरह का विवाद हो चुका हो, तो उस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। या फिर स्टेट या स्टेट, राज्य और राज्य के बीच कोई विवाद हो गया हो, तो ऐसे मामले किस में आते हैं, मौलिक अधिकार क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आता है फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब जब जो जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, वे कैसे होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के जजमेंट पर अपील की जा सकती है। माना कि जैसे कोई न्यायालय है, हाई कोर्ट न्यायालय है, उसने जजमेंट दे दिया, तो उसके जजमेंट से अगर कोई खुश नहीं है तो वो उसके जजमेंट के खिलाफ न्यायालय में, सुप्रीम न्यायालय में अपील कर सकता है। परंतु कंडीशन ये होनी चाहिए कि वह मामला गंभीर मामला हो तथा बहुत ही संगीन मामला हो, ठीक है। उन्हीं मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध, ठीक है। नंबर 3 पे आता है विशेष आज्ञा देने का अधिकार, ठीक है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को विशेष आज्ञा देने का अधिकार क्या है, तो इनमें कौन से मामले आते हैं, तो इनमें कौन से मामले आते हैं, यदि किसी मुकदमे में हाई कोर्ट अपील देने से अपील की आज्ञा ना दे तो, ठीक है। यदि किसी मामले में हाई कोर्ट अपील की आज्ञा ना दे, यानी कि हाई कोर्ट अपना जजमेंट देने से मना कर देता है, तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ऐसे मामलों की सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। परंतु इसमें सैनिक मामले नहीं आएंगे, जो सैनिक न्यायालय के मामले होते हैं वे इसमें नहीं आएंगे। तीसरा आता है परामर्श का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। यह कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 143 के तहत कौन सा आता है, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं किन मामलों में, यदि कोई मामला लोकहित से संबंधित हो या संवैधानिक मामले हो, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। लोकहित मामलों की सलाह तो राष्ट्रपति पर बाधित नहीं होगी, उसको राष्ट्रपति अपना भी सकते हैं या नहीं भी, परंतु अगर संवैधानिक मामलों पर सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट, तो वह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। तो ये 2 पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी रिमेंबर इट, ओके। नाउ मौलिक अधिकार के रक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35 के तहत तथा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर, यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अपना जजमेंट दे सकता है, तो इसके तहत वह रिट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं जनहित याचिका, यानी कि PIL, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका होती है कि इसमें कोई पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित समूह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे तथा उस पर अपना जजमेंट देंगे, ठीक है। अब बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किन कंडीशन में ली जा सकती है, ठीक है। यदि क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ गया हो, प्रदूषण बढ़ने से क्षेत्र का वाटर लेवल खराब हो गया हो, वाटर लेवल में पानी दूषित हो गया हो, या वहां की हवा प्रदूषित हो गई हो, तो उस कंडीशन में तो PIL दाखिल की जा सकती है। या कोई महिलाओं के खिलाफ असहनीय प्रथा चलती आ रही हो किसी समाज में, तो उनके खिलाफ PIL दी जा सकती है। या कोई किसी जाति विशेष पर अत्याचार हो रहा हो, तो उसके लिए भी यह PIL दी जा सकती है। तो जो PIL का प्रोविजन है ये कहां से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कम्स हियर, PN भगवती, PN भगवती को PIL का जनक कहा जाता है, ठीक है। PIL का जनक कहा जाता है और PIL कब पावर में आया, 1979 में PIL पावर में आता है, ठीक है। उसके बाद
आर्टिकल 137 क्या कहता है? आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के फैसलों की समीक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के फैसलों की समीक्षा कर सकता है, उसके लिए कमेटी दायर कर सकता है। इसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं पुनर्विचार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो आर्टिकल 137 यह प्रोविजन हमें देता है। ठीक है। आर्टिकल 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सभी फैसलों सभी न्यायालयों पर बाधित है। तो सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले, कोई भी फैसला हो, वह हर एक न्यायालय पर बाधित होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे उसके नीचे का सिविल कोर्ट हो। ठीक है। तो हर न्यायालय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाधित होता है। आर्टिकल 139 क्या कहता है? यह स्वयं की अपमानना पर दंड दे सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आजकल मुद्दों में भी है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट 139 आर्टिकल के तहत स्वयं की अवमानना पर दंड दे सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। यदि न्यायाधीश को हटाना हो, चाहे चीफ जस्टिस हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, अगर उनको हटाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? इस प्रक्रिया बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है तथा इस प्रक्रिया के तहत आज तक एक भी न्यायाधीश हटाया नहीं गया है। ठीक है। तो अगर हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होगा? सबसे पहले लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का अनुमोदन होना चाहिए और राज्यसभा में 50 सांसदों का अनुमोदन पारित होना चाहिए। जब 100 या 50 अनुमोदन पारित होता है, फिर अगर राज्यसभा में है तो सभापति और लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति होनी चाहिए। और यहाँ पर लोकसभापति या सभापति इसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर वे पास करते हैं। उसके बाद एक 3 सदस्य कमेटी बनाई जाती है सदन के अंदर। ठीक है। सदन के अंदर फिर एक 3 सदस्य कमेटी बनाई जाती है और फिर वह कमेटी अपना फैसले उस पर सुनाती है। उस कमेटी के फैसलों के बाद सदन में 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर वह प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को निष्कासित कर सकते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यह बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और इसके तहत आज तक एक भी हटाया नहीं गया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल भाषा है। ठीक है। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कन्या। ठीक है। यह आप पूछा जा सकता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। अब आपके लिए एक काम है, अब आप क्या करेंगे? भारत के वर्तमान न्यायाधीश का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है। जो भारत के वर्तमान न्यायाधीश है उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जिसका नाम सही होगा हम उसका नाम मेंशन करेंगे। तो इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का यह लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उस पर अपना रिव्यू देंगे। तथा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।